नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे एक सवाल की। क्या ईडी को समाप्त कर देना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा सीज किए गए संपत्ति और सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उसकी कथित गलती का एहसास कराया। अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। आज तमाम दल ईडी के साए में हैं। ऐसे में खास तौर पर विपक्ष ईडी के खिलाफ आवाज उठा ही रहा है। लेकिन भले ही वह ईडी हो या सीबीआई हो, सभी का दुरुपयोग सियासी कारणों से होता रहा है और हो भी रहा है। और फिर चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी दोषी हैं। तभी तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा। यह मामला केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का है, सत्ता के गलत इस्तेमाल का है। ऐसे में क्या राजनीति नीयत में सुधार की जरूरत है या फिर ईडी को खत्म करने की? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जांच एजेंसियों का क्या सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और सत्ता का गलत इस्तेमाल भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियों के निशाने पर केवल विपक्ष ही क्यों है, यह भी विपक्षी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उनके मन में यह सवाल रहता है, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। क्या टारगेट की तरह एक ही पार्टी या फिर एक ही महागठबंधन के विपक्षी बैनर के तले घटक दलों की तरफ ही ईडी का यह जो कार्रवाई हो रही है, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ भी कोई है जिसके तरफ ईडी वार करती है? ऐसे सारे तमाम गुत्थी है और ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता सूर्य प्रकाश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। अब पीड़ित पक्ष की बात करें हालिया घटनाक्रम में, तो वो विपक्ष ही है। इसीलिए शुरुआत सिंह साहब आप ही के साथ करते हैं। क्या अब आपको लगता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके पास बहुत ताकत है, 2013 के अमेंडमेंट के बाद तो यह ताकत और ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसे में अब इसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं? क्या लगता है कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के तहत केवल विपक्षी पार्टियों को ही टारगेट किया जा रहा है? सिंह साहब। सिंह साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? सिंह साहब, आवाज जा रही है आपके पास? लगता है संपर्क हमारा ठीक से स्थापित नहीं हो पाया। खैर, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरह से लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सवालों के कटघरे में खड़ा है, वह अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि क्या वेंडेटा पॉलिटिक्स का शिकार हुआ जा रहा है या किया जा रहा है। क्योंकि जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके सदुपयोग या दुरुपयोग, इसी के बीच पूरी की पूरी बातचीत फंसी हुई रह जाती है। ऐसे में सत्ता का गलत इस्तेमाल हो रहा है क्या? जांच एजेंसियों को क्या टारगेट के तहत काम करने का निर्देश दिया जा रहा है? अखिलेश यादव भी यह सवाल उठा रहे हैं। वह यह बोल रहे हैं कि ईडी को ही समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस को भी उसकी गलती का एहसास करा रहे हैं कि आप ही ने ईडी को लाया था, और अब कहने का तात्पर्य साफ है कि ईडी के शिकार भी आप ही हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक नीयत भी क्या साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए? क्या उसमें भी निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल कोई देने के मूड में नहीं है या किसी के पास ही नहीं है। तो क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है?
इसी के बीच पूरी की पूरी घटनाक्रम फंसी हुई है। हालिया दिनों में चाहे बात अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाले से जुड़ी हुई की जाए या फिर हेमंत सोरेन के केस की जाए, इन दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल में काफी वक्त काटना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फिर इन सबको जमानत पर रिहा भी किया गया और इसीलिए यह सवाल सबसे ज्यादा प्रासंगिक भी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नेता हैं। सूर्या जी, सबसे पहले अब शुरुआत आप ही से करेंगे इस सवाल के साथ कि लगातार आप ही के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और यदि नहीं तो फिर ईडी के रडार पर सिर्फ विपक्ष के नेता ही क्यों हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं जिसने कुछ गड़बड़ झाला किया हो, या फिर एनसीपी के नेता जो अब आपके अलाए भी हैं उनके बारे में भी सवाल उठाया जाता है? पवार साहब, उनको तो क्लीन चिट ही दे दिया गया। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। और कुणाल जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, यदि भ्रष्टाचार कोई एक्स पर्सन करेगा तो वाई पर्सन के यहाँ छापा क्यों पड़ा जाए? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि भ्रष्टाचार के यदि साक्ष्य होते हैं उसी के बाद ईडी कार्रवाई करती है। ये हर बार प्रश्न उठता है कि आखिर क्या कारण है कि सत्ता पक्ष के लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, विपक्ष के लोगों पे ही कार्रवाई होती है। हाँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आज विपक्ष में है उन्होंने पिछले 60 साल तक इस देश पे राज किया है और उन लोगों ने लगातार ना जाने कितने घोटाले किए हैं, 2G, 3G, जीजाजी, गोलजी और ना जाने और भी किस किस तरह के घोटाले किए, रक्षा क्षेत्र में किए हैं। और मैं ये कहूँ कि निर्बाध रूप से देश को लूटा है। अब रह गई जहां तक बात नेशनल हेराल्ड की, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मात्र 80 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के लोन के लिए आप 5,000 करोड़ की संपत्ति को क्या एक्वायर कर सकते हैं? यदि ये हुआ है तभी तो कार्रवाई हुई है। जिस प्रकार से यंग इंडिया बना के मैं ये कहूँ कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का स्वामित्व जो है वो अपने ट्रस्ट में मिलाया गया अवैध रूप से, तो उसके ऊपर यदि ईडी ने कार्रवाई की तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले आपने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार छुपता नहीं यदि जांच होती है, और यदि जांच हुई उसके बाद भ्रष्टाचार के अंदर उनको आरोपी बनाया गया, तो अपना जो मैं ये कहूँ कि सच्चाई नहीं। सूर्या साहब, परेशानी विपक्ष को इसलिए नहीं है कि भ्रष्टाचार छुपता नहीं है, उनको इसलिए परेशानी है कि क्या भ्रष्टाचार के दाग धुल भी जाते हैं, जो आपके तरफ चले जाते हैं उनके ऊपर क्लीन चिट हो जाती है। कितने ही मामले हैं, प्रफुल्ल पटेल का नाम ले लीजिए, अब पवार साहब, अजीत पवार साहब का नाम ले लीजिए, जिनके तो खुले मंच पे वो पूछते हैं आपसे सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उजागर किया था कि वो कितने बड़े घोटालेबाज हैं, लेकिन अब देखिए किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए उनके मन में शंका है। अब इसका समाधान क्या है, ये अभी बता दीजिए। बताइए, मुझे ये बताइए कि किसको क्लीन चिट मिलेगा? आपकी जानकारी में कोई ऐसा नेता है जो कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ आया हो उसके बाद वो क्लीन चिट मिल रही है? कोई एक नाम बताइए। सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। और रह गई बात छापे की, तो देखिए छापे तब पड़ते हैं जब साक्ष्य होते हैं, कुछ जानकारी जुटानी होती है। यदि ऑलरेडी जानकारी जुटा चुकी है और जो कानूनी एजेंसियां हैं वो अपना काम पूरी तरह से कर रही हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई किसी को ये कहने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए कि इनके यहाँ छापा नहीं मारा, मेरे यहाँ छापा क्यों मारा। हाँ। अब जो जानकारी मिलेगी, अगर आपके पास कोई जानकारी ऐसी है जो कि पहले केस में नहीं आई है, तो आप कृपया करके सामने रखिए। आप हमें बताएं कि हाँ ये चीज आपने नहीं अभी तक जो है इन्वेस्टिगेट की है, कृपया करके इन्वेस्टिगेट नहीं। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि सबके खिलाफ कार्रवाई चल ही रही है। देखिए हमारे साथ रविंद्र सिंह साहब भी जुड़े हैं और अब भूपेंद्र गुप्ता साहब भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के तरफ से प्रवक्ता है। लेकिन सिंह साहब, रुख पहले आपका कर लेते हैं। अब देखिए जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा सबके सामने है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ भी चार्जशीट हो गया है, नेशनल हेराल्ड तो बहुचर्चित मामला हो ही गया, तो आपको लगता है क्या कि टारगेट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? और जैसा कि सूर्या साहब कह रहे हैं कि कहाँ किसी के खिलाफ जांच रुकी है, भाई सबके खिलाफ तो जांच हो ही रही है, लेकिन अब आपने ऐसा किया है तो भुगतना पड़ेगा। सिंह साहब, ये बदले की कार्रवाई है, ये तो आंकड़े बताते हैं। हाँ। पिछले 10 साल में 193 पॉलिटिकल लीडर्स पर कार्रवाई किया इन लोगों ने। 2 के खिलाफ भी चार्जशीट कर पाए, अभी 2 और जोड़ दीजिए इसमें।
तो क्या एक ही माना जाएगा, एक ही चार्जशीट है जो अभी लेके आए हैं ये श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ? तो तीन के खिलाफ चार्जशीट, तो ऐसे खर्च कर रहे हैं 10 साल में, केस दायर कर रहे हैं, जांच में पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे संस्था की आवश्यकता क्या है? टोटल देख लेते हैं, इन टोटल 5000 से ज्यादा केस इन्होंने दर्ज किया। ओके। 10% केस में भी ये चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए हैं। तो इससे अच्छी तो लोकल पुलिस होती है। और जो जिस ऑफेंसेस के लिए ये चार्जशीट है या इनके स्पेशलाइज कर दिया गया है या मोदी जी ने अकूत पावर दे दिया है, इसके लिए तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पहले से बना हुआ है। वो काम इनकम टैक्स ऑफिस भी कर सकती है, जिसका पुलिस जाके आईपीसी की धाराओं में या वर्तमान बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई करेगी। तो ये इसका उपयोग ही किया जा रहा है केवल अपने विपक्षियों को धमकाने के लिए, क्योंकि ये केवल धमकाते हैं। चाहे केजरीवाल जी के मामले में देख लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन जी के मामले में देख लीजिए, कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जब आपके पास कोई सबूत नहीं था तो आपने बंद क्यों किया? हाँ। लेकिन धारा 45 कहती है कि आप सबूत मिले चाहे ना मिले पकड़ के बंद कर दीजिए। उसका दुरुपयोग करते हुए लोग पकड़ के बंद कर देते हैं। तो पूरी तरीके से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। इस वेंडेटा पॉलिटिक्स को यूज किया है इन्होंने अपने एक सत्ता के हंटर की तरह। और जो लोग इनके साथ मिल गए, जितने भी आर्थिक अपराधी थे, जितने बड़े आर्थिक अपराधी थे, इनके साथ मिल गए, इनके साथ पॉलिटिक्स में है। जो बड़े आर्थिक अपराधी इनके साथ नहीं मिले, इन्होंने सेफ पैसेज दे दिया कि देश छोड़ के भाग जाइए, विदेश में चले जाए। ठीक है, ठीक है सिंह साहब। अब भूपेंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र साहब, अब देखिए रॉबर्ट वाड्रा साहब कह रहे हैं, उन्हीं के पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखिए 2025 में भी मुझसे वही सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब ऑलरेडी हमने 2019 में दे दिया है। वो स्क्रिप्टेड है, वो लिखा हुआ है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कितने भी सवाल पूछो हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, जब कुछ है ही नहीं तो होगा क्या। मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि जिस ओर रविंद्र सिंह साहब भी इशारा कर रहे हैं, क्या यह वेंडेटा पॉलिटिक्स और इसका शिकार कांग्रेस हो रही है? क्योंकि सिर्फ वाड्रा ही नहीं, अब तो सोनिया गांधी और उसके साथ राहुल गांधी जी के ऊपर भी चार्जशीट हो गई है। लेकिन हमने केजरीवाल साहब का भी केस देखा है, हमने हेमंत सोरेन का भी केस देखा है, जब आखिरकार कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में जमानत देना ही उचित समझा। आप इसके शिकार हैं क्या भूपेंद्र साहब? निश्चित रूप से हम 193 अभी जैसा सिंह साहब ने बताया है, ये तो संसद में जवाब दिया गया है। 193 जो है लोगों को इन्होंने, विपक्ष के नेताओं को इन्होंने टारगेट किया, उनके यहाँ छापे डाले, उनके ऊपर जो है मुकदमा बनाया और उनके साथ जो भी जैसे करती है वो पीएमएलए के तहत वो सब किया गया है। 23 लोगों को भाजपा ज्वाइन करा दी, उसकी वॉशिंग मशीन से वो गुजर गए हैं। तो ये इस देश में जो है विपक्ष में रह के भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं और सत्ता में रह के जो है परम ईमानदार लोग काम कर रहे हैं। ये जो है ये जो सवाल है, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई मनी ट्रेल है क्या? ईडी का निर्माण किस लिए किया गया? मध्य प्रदेश में 54 किलो सोना सड़क पर छोड़कर कोई आदमी भाग गया है और 11 करोड़ रुपए छोड़ के, उसमें भी ईडी शामिल है। ईडी की बताएं कार्रवाई कहाँ पहुंची है? उसको जमानत मिल गई है। 52 और 54 किलो सोना सड़क पर छोड़कर कोई आदमी भाग गया है और जिसकी गाड़ी है, जिसका जो है पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और अभी तक ईडी तय नहीं कर पाई है कि ये पैसा किसका है। ये आपकी एफिशिएंसी है, ये दक्षता है। इसी के लिए आपको इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ट्रेंड किया गया है। और जो है जिसमें कोई मनी ट्रेल नहीं, जिस मुकदमे को जो है इलेक्शन कमीशन खारिज कर चुका है, जिस मुकदमे में खात्मे की प्रक्रिया आपने खुद ही चालू की हुई थी, उस मुकदमे में 365 में दिन, क्योंकि आपको 365 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि अगर 365 दिन में आप चार्जशीट नहीं कर सकते तो ये मुकदमा स्वतः खत्म हो जाएगा। इसलिए 365 में दिन ये काम किया गया। कितना ईमानदारी का काम है, कितने महान लोगों के हाथ में ये देश है, कितने महान लोग इसकी जो है चर्चा कर रहे हैं और कितने महान लोग इसको कानूनन जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे कोई पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? ये जो है आजादी के आंदोलन की एक संस्था है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया था। ये कोई मोदी जी ने, भाजपा
नहीं ठीक है, और यही इस संस्था यही को- डिबेट का एक विषय भी है। नहीं ठीक कह रहे हैं आप भूपेंद्र साहब कि भाई एक ही तरफ एक्शन की, और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं लगातार, क्या स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं सूर्य प्रकाश शर्मा साहब। रुख आपका करते हैं। देखिए, जो पहले के वक्ताओं ने बातें कही उनको दोहराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आंकड़ों के साथ बात की है। सदन में 193 का वहां आंकड़ा, और ऐसे भी सब जानते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्ट्राइक रेट क्या है। क्या सिर्फ इसीलिए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए क्योंकि कानून में वह ताकत निहित है? ऐसा हमने SC/ST एक्ट में भी देखा है। क्या यह न्याय संगत या तर्क संगत है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और जिस ओर हम इशारा कर रहे हैं, केजरीवाल साहब के बारे में भी, हेमंत सोरेन साहब के बारे में भी, कोर्ट ने ये कहा था कि भाई कोई मनी ट्रेल तो निकला ही नहीं, सबूतों का अभाव है, आप पहले ही दोष मढ़ दिए हैं, साबित तो कीजिए। कुछ साबित तो नहीं हुआ, तो क्या ये भी उसी कड़ी में देखा जाए? शर्मा साहब। धन्यवाद कुणाल जी। पहले तो एक बात मैं बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोर्ट ने कभी भी इस प्रकार की कोई इंटरवेंशन नहीं दी कि इनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं। अगर ऐसा होता तो वो केस ही खारिज हो जाता। तो फिर तो उनको जमानत भी नहीं मिलती ना सर। इसलिए पूरी बात को मैं वही कहना चाहता हूँ कुणाल जी, आप पहले मेरी बात को सुने, आप मुझे इंटरप्ट ना करें। विपक्ष को आपने इंटरप्ट नहीं किया, आप लगातार मुझे इंटरप्ट करते हैं। या तो आप मुझे बोलने का मौका दे पूरी तरीके से, 2:1 है, अदरवाइज मैं चुप हो जाता हूँ। किसी को इंटरप्ट नहीं किया सर। खैर, आपको ऐसा लगता है तो फिर भी आप बोलिए। कर रहे हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। बोलिए शर्मा साहब, बोलिए। धन्यवाद। पहली चीज, किसी भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मनी ट्रेल नहीं है, और ना ही किसी ने ये कहा कि आपने इनको क्यों उठा के बंद कर दिया। वहां पर कोर्ट से जब पूछा गया, कोर्ट ने जब एजेंसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है तो इनको बेल दी जा सकती है। ये कानून के अंदर हर किसी का मानवाधिकार है बेल लेना, और बेल लेने का अर्थ ये नहीं होता कि आप सती सावित्री हो गए, आप दोष मुक्त हो गए, आप दूध से नहा लिए, गंगा नहा ली। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बड़ी हंसी आई मुझको सुनकर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपने बैठा रखे वो कह रहे हैं ईडी की तो जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, ईडी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ईडी होगी तो आपके घरों से जो है सोने की ईंटें और नोटों के बंडल निकालेगी। झारखंड की आपने बात की, झारखंड के राज्यसभा सांसद के घर से 300 करोड़ रुपए और कितने किलो सोना निकला था, ये सब जानकर, और 10 जनपद के कितने करीब है ये भी जानते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, अभी ये कह रहे थे आजादी से पहले की है, नेशनल हेराल्ड नेहरू जी ने डाली थी। अरे उससे कौन डिनाई कर रहा है? इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप करप्शन करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कुणाल जी, जिस एटीएम की बिल्डिंग में आप काम करते हैं उस बिल्डिंग की कॉस्ट 100 करोड़ रुपया, और यदि उस बिल्डिंग की कॉस्ट को मात्र 10 लाख रुपए में कोई अपने नाम कराना चाहे तो वो सही होगा कि गलत होगा? इसका उत्तर दीजिए आप। सिंपल सा है ये जो केस है। यंग इंडिया फाउंडेशन के नाम पर 80 लाख रुपए का जो लोन दिया गया नेशनल हेराल्ड को, जिसकी परिसंपत्तियां 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी, उनको पीछे के रास्ते से उसका सारा जो स्वामित्व है वो यंग इंडिया फाउंडेशन के पास आ गया। मतलब आपने खरीद लिया 80 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की कंपनियों को। ठीक, ये है असलियत। दूसरी चीज, इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 193 लोगों पे कार्रवाई की गई। हाँ, हम स्वीकार करते हैं, और इन्होंने कहा कि 1 या 2, मैं आपको बता देता तो चाहता हूँ 7 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है अलग अलग मामलों में। ठीक। और एक आंकड़ा मैं भी दे देता हूँ। 2017-18 तक, जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था ईडी बिल में, तब तक ईडी के द्वारा जो परिसंपत्तियां सीज की गई थी, रिकवरी हुई थी, वो हुई थी 5,000 करोड़ से आसपास में, और उसके बाद 3,000 से ज्यादा रेड हुई है। और अभी लेटेस्ट आंकड़ा अभी नहीं आया, लेकिन जो पुराना आंकड़ा है वो 1,20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है कि 1,20,000 करोड़ रुपए का काला धन, प्रॉपर्टीज, सोना, चांदी, हीरा, मोती, कैश। मतलब शर्मा साहब, आप नहीं समझ गए आपकी बात। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि करप्शन में, सुनिए एक मिनट सर, करप्शन में जितने भी लिप्त लोग हैं वह सब विपक्ष में ही है, यही आप कहना चाह रहे हैं? सोने चांदी के अंबार बना के रखेंगे और एजेंसियां में खोद के निकालेंगी तो परेशानी क्या है? ठीक है, जीजा जी को किस प्रकार से, ठीक है अंदर नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। सिंह साहब नहीं, ठीक है सर, समझ गए हम आपकी बात।
सिंह साहब देखिए, उनका कहने का यही तात्पर्य है, जो आशय निकलकर सामने आया कि जितने भी करप्ट लोग हैं, करप्शन में जितने भी लोग शामिल हैं, वह सब विपक्षी पार्टी में ही उनकी बहुतायत है। ऐसे में कोई क्या कर सकता है, कार्रवाई तो वहीं होगी। हमारे यहाँ डीकाजी दिखाओ ना। हाँ देखिए, पूछ रहे हैं उनके यहाँ दिखाइए। किसको कि हमने कोरिया में बहुत जमीन दी है। अब वह भी कौन दिखाई, अभी सवाल है। खैर सिंह साहब, ओवर टू यू। अब सबसे पहले जो इन्होंने ईडी का हाल कर दिया हुआ है, हाँ, एक ईडी का अधिकारी दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर पकड़ा जाता है, 20 लाख रुपया लेते, सीबीआई पकड़ती है। शिमला में एक ईडी अधिकारी के यहाँ से 1.14 करोड़ रुपए बरामद होता है। एक ईडी अधिकारी के यहाँ से 5 करोड़ रुपया बरामद होता है। तमिलनाडु में एक ईडी अधिकारी 20 लाख लेते। एक मिनट शर्मा साहब, अब आप उनको भी सुन लीजिए ना सर। एक मिनट शर्मा साहब, आप उनको भी तो सुन लीजिए। आपने बोला कि आपको कोई ना टोके, तो उनको भी तो नहीं टोकिए आप सर। एक मिनट शर्मा साहब प्लीज, आपके पास भी आएंगे, काउंटर कर लीजिएगा सर प्लीज, आपके पास भी आएंगे। चलिए बोलिए सिंह साहब। एक मिनट शर्मा साहब प्लीज। हाँ। ऐसे ही एक घटना जो होती है राजस्थान में होती है, सीबीआई इन जो 5 मामले भी गिनाए हैं, सब में गिरफ्तारी सीबीआई करती है। हाँ। अब अगर ईडी में ही इतना भ्रष्टाचार है कि उसको ही सरकार की एक एजेंसी जो सीबीआई है, हाँ। वो पकड़ रही है, तो निश्चित रूप से ऐसा उसको करने की छूट दी गई होगी। अच्छा, ईडी को समाप्त ही किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, स्थानीय पुलिस, इसको लगा के काम करना चाहिए। अब ये गिना रहे थे यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड के बाद जी केशव भवन, और हर जिले में बने, दिल्ली में बना एक केशव भवन, और दिल्ली में जो दूसरा मुख्यालय बना है भारतीय जनता पार्टी का, और हर राज्यों में बने मुख्यालय, हर जिले में बने मुख्यालय। ये सबसे बड़ा ईडी की जांच का मामला है। अगर ये पकड़ा जाएगा तो विश्व का सबसे बड़ा ईडी का अपराध होगा। और ऐसा नहीं है कि इसकी जांच नहीं होगी। आज आप हैं, कल हम होंगे, जांच होगी। और आज के डेट में आज अपराधी आप दिखाई पड़ते हैं कि जब आप भारत को लूटने वाले लोगों को भगा के दूसरे जगह कर देते हैं देशों में, और उनके साथ साठगांठ करते हैं। ठीक है। दूसरे को आपका आरोप जो है 1 मिनट में खारिज हो चुका है, आपका आरोप खारिज हो जाएगा, लेकिन आप जाइएगा, समय की प्रतीक्षा करिए। आपके जितने भवन बने हैं सब जाएंगे, और सबके सब जाएंगे। धन्यवाद। ठीक है गुप्ता साहब, बहुत ज्यादा कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है। पूरा हाल तमाम वक्ताओं का आपने सुन ही लिया। अब यह बता दीजिए कि कांग्रेस के खिलाफ यदि आपको लगता है कि जानबूझकर ही अटैक हो रहा है, तो अब रिटेलिएट कैसे कीजिएगा, आगे की रणनीति क्या है? नहीं, ये तो सड़क पे उतर ही चुके हैं, हम लोग उतरेंगे और इन्हें एक्सपोज करेंगे। लुटेरों की जो है, लुटेरे आज जो है लुटेरे। एक मिनट शर्मा साहब प्लीज। हाँ। और इसको चुप रहिए आप, जो है बीच में नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी के। बार बकबक करते हैं, बुद्धिहीन कहीं के। प्लीज शर्मा साहब प्लीज, जब किसी और को सुन लीजिए ना सर, जब कोई बोल रहा है तो आपके पास भी आएंगे, काउंटर ले लेंगे। तुम्हारी बकवास सबने सुन ली। 1 मिनट शर्मा साहब, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। शर्मा साहब प्लीज जरा 6 फुट की जुबान लेके देश को काबू करना चाहते हो। ठीक है, बोलिए गुप्ता साहब। ये जो है अभी ये जो है, ये प्रोपेगेंडिस्ट जो बात कर रहे थे 2G, 3G, 4G, 5G, इनसे पूछे उन मुकदमों का क्या हुआ। कोर्ट ने कहा है कि ये इतने जो है जालिम लोग थे कि ये कोर्ट इनको संडे को भी लगा के इनको गवाही के लिए बुलाता था, और ये गवाही देने नहीं जाते थे। ये इतने बोगस लोग हैं और इतने घटिया तरीके से देश को बदनाम करने के मुकदमे तैयार करते हैं, जिसमें अदालतों ने अपने फैसलों में लिखा है कि मैं 24 घंटे बैठा रहा, अदालत इनको बुलाती रही, सम्मन भेजती रही, और ये जो डाके जने की बातें कर रहे हैं, रहने भी नहीं गए। इन्होंने सम्मन का भी निरादर किया हुआ है। ये अदालत ने अपने जो है फैसलों में लिखा हुआ है, और सारे फैसलों में जो है कांग्रेस को क्लीन चिट दी गई है। और जिन मुकदमे जेल में है कोल घोटाले में, वो सब बीजेपी के कार्यकाल के लोग हैं। और अटल जी ने जो 42 जो दिए थे कोल ब्लॉक्स, उनके ऊपर जो है शंका की सुई पड़ी हुई है। इसकी जरा ये चर्चा करें, किसका दामाद था जिसको जो है सामना ने लिखा था, और उसके बाद संजय निरुपम को पार्टी से हटाया था, किससे माफी मंगवाई थी? कौन था तुम्हारा अध्यक्ष जो चोरी में जो है जेल गया? कौन था तुम्हारा अध्यक्ष जिसने ऑन कैश लिया कैमरे के ऊपर? कौन था तुम्हारा संसद सदस्य जो कह रहा था कि खुदा से कम भी नहीं नोट जो है? ये जो है किसको तुम चरित्र सिखा रहे हो, और किसको जो है तुम जो है कलंकित करने की कोशिश कर रहे हो?
तुम्हारा पूरा इतिहास काला है। जिस पार्टी का पहला अध्यक्ष रिश्वतखोरी में जेल गया हो, वो दुनिया को सिखाएगी चरित्र की बात है, वो दुनिया को सिखाएगी ईमानदारी की बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्या यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या उनको जिस लिए बनना चाहिए था उस तरह से उसकी प्रगति नहीं हो रही है? और क्या वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत कार्रवाई है? ये सारी चीजें जनता भी देख रही है। जनता को भी देखना और समझना है कि आखिर कौन सच और कौन गलत है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।